पति को विदेश गए हुए महीनों गुजर गए थे और अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता था। मेरा दिल किसी को पाने के लिए बेचैन हो रहा था और मेरा जिस्म तड़प रहा था। और एक दिन जब मेरे जेठ जी का जवान लड़का रहने के लिए मेरे पास आया तो मैं उसके साथ, मेरा नाम निधि है और मेरी उम्र 22 साल है। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी मनोज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मनोज की विदेश में नौकरी लग गई और वो मुझे तन्हा अकेला छोड़कर विदेश चले गए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही जल्द मुझे भी आकर अपने पास ले जाएंगे। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। अभी उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्हें अकेले जाना पड़ा, नहीं तो वो मुझे अवश्य लेकर जाते। जितने दिन हम दोनों साथ में थे, हम दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। संयुक्त परिवार होने के कारण भी मेरे पति मुझे प्यार करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। लेकिन अब उन्हें गए हुए पूरे 1 महीने हो गए। फोन पर बातें तो उनसे हो ही जाती थी, लेकिन उनके बिना रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मैं क्या करूं? हूं तो मैं एक जवान खूबसूरत औरत। मैं हर समय आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारा करती थी। दिन तो मेरे किसी तरह काम में गुजर जाते थे, लेकिन रात की तन्हाई मुझे अकेले में डसती थी। मेरे लिए रात काटना मुश्किल हो जाता था। मेरे जज्बात मुझे संभाले नहीं संभाल रहे थे। मैं खूब मेकअप और श्रृंगार करके अपने घर के बालकोनी में खड़ी रहती थी और रोड पर आने जाने वाले जवान लड़के को देखती रहती थी। मुझे उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता था। जब लड़के मुझे देखकर मुस्कुराते थे और सीटियां मारते थे तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। दिन भर मैं इसी तरह अपना टाइम पास कर लेती थी और कभी कभी घर का काम भी कर लेती थी। शादी के पहले तो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे जिसके साथ मैं टाइम पास करती थी। कभी कभी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के बहुत ही करीब आ जाती थी। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें थे। जब से मेरे पति मुझसे दूर गए थे, मेरा हाल बहुत ही बुरा हो गया था और अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं हमेशा किसी जवान लड़का की तलाश में रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मिला नहीं था और बस यूं ही समय गुजर रहा था। एक दिन मेरे जेठ जी और उनका लड़का कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए। जेठ जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने 16 साल के लड़के के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। जेठ जी के लड़के का नाम रवि था। जैसे ही मेरी नजर रवि पर गई, मैं बहुत खुश हो गई। रवि था तो सिर्फ 16 साल का, लेकिन उसका शरीर बहुत ही गठीला था। उसके चेहरे पर बहुत ही चमक थी और उसके बालों का स्टाइल तो ऐसा था कि मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह देखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह लगता था। मैं भूल गई कि मेरा और उसका रिश्ता क्या है। मुझे सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना था और अपना मन बहलाना था। अब मेरा सारा ध्यान रवि पर ही था। अपने बालकोनी में खड़ी नहीं होती थी और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं रवि के साथ बैठकर बातें करने लगती थी, उसके साथ हंसी मजाक करने लगती थी। लेकिन रवि हमेशा अपनी मर्यादा में रहता था। जब से जेठ जी और रवि आए थे, जेठ जी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल कभी भी उसके साथ ही जाता था और साथ में आता था। वो मुझे कभी अकेला मिलता ही नहीं था। मैं उससे पूछ पूछ कर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और बहुत ही ढेर सारा मेकअप करके उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। लेकिन रवि तो अपने में ही खोया रहता था। जब वह फ्री होता था तब मैं उसे देखती थी। वह अपनी किताबें पढ़ता रहता था जो कि वह साथ में लेकर आया था। अब रवि और जेठ जी के आए हुए यहाँ पे पूरे 1 सप्ताह हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे रवि को अपने करीब लाने का मौका नहीं मिला था। एक दिन सुबह के समय जेठ जी मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे। रवि अकेले सोफे पर बैठकर पढ़ रहा था। मुझे यह अच्छा मौका लगा। मैंने 2 कप कॉफी बनाई और उसके पास जाकर बैठ गई। मैं उसे बस देखे जा रही थी। रवि भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर अपनी किताबें को भी देख रहा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम केवल पढ़ाई ही करते हो और इसके बारे में कोई चीज नहीं सोचते? रवि मेरी आंखों में झांकने लगा और मुझसे बोला, मैं आपकी बात नहीं समझे। आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? अभी मेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है तो मैं पढ़ाई ही करूंगा ना।
और मैं क्या करूंगा। फिर मैं बोली, पढ़ाई करनी तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि इस उम्र में करना चाहिए। वह बस मेरी तरफ देखता रहा और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वह मुझसे बोला, चाची मुझसे आप इस तरह की बातें ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यह कहकर रवि बुक उठाकर अपने कमरे में चला गया। मैं चुपचाप बस उसे जाते देखती रही, लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी, यह इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। एक दिन दोपहर के समय जेठ जी की दवाई खाना खाकर छत के ऊपर कमरे में सोने के लिए चले गए। दवाई खाने के बाद 3 से 4 घंटा पहले वो उठा नहीं करते थे। अब मेरे पास मौका अच्छा था। आज मैं फिर से रवि के कमरे में पहुंच गई तो मैंने देखा उस वक्त रवि मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैं उसके पास पहुंची तो मैं रवि को कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? रवि बोला, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, तब थोड़ा टाइम पास के लिए गेम खेल लेता हूँ। कुछ ही देर बाद फिर से पढ़ाई करने लगूंगा। क्या आपको मुझसे कोई काम है? क्या बाजार से कोई सामान लाना है? मैंने उसके हाथों से मोबाइल ले लिया और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके खड़ी हो गई। और फिर जैसे ही रवि मोबाइल लेने के लिए मेरे हाथों पर झपटा मारा, मैं जानबूझकर उसके ऊपर गिर गई। अब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, लेकिन जल्दी से रवि घबराकर खड़ा हो गया और मुझे सॉरी बोला और बोला, चाची अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो प्लीज मेरा मोबाइल दे दीजिए। मैंने कहा, इतनी आसानी से मोबाइल नहीं दूंगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम मेरी बात नहीं समझो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? रवि बोला, चाची मैं आपकी हर बात समझ रहा हूँ, मानता हूँ कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया हूँ कि मैं ये सब गलत हरकत करूं। और आपको समझ में नहीं आती है कि आप मेरी चाची हैं? मैंने कहा, मैं तो बस तुमसे कुछ ही सालों की छोटी हूँ। मुझे यहाँ पर रिश्ता नहीं निभाना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। और इस बार मैं रवि को अपनी बाहों में भरने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाई, रवि ने मुझे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे जोर जोर से आवाज देने लगी कि दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। रवि बोला, जैसे ही पापा उठेंगे मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा कि आपने मेरे साथ क्या हरकत की है। अब मैं रवि की बातें सुनकर डर गई और अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक नया प्लान बनाया। शाम होने के बाद जैसे ही जेठ जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, मैं झट से अपने कमरे में चली गई और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। जेठ जी नीचे आने के बाद छोटी बहू कहकर मुझे आवाज देने लगे और फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक कमरे से बाहर निकली। मैंने अपने बाल को बिखेर लिए थे और अपने कपड़े को अस्त व्यस्त कर लिए थे। मैंने अपना हुलिया इस तरह बना लिया था जिस तरह के मेरे साथ किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की हो। मैं जल्द से आकर जेठ जी के पैरों पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगे। जेठ जी मुझे इस तरह देखकर घबरा गए और मुझसे दूर होकर बोले, छोटी बहू क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई? लेकिन मैं बस रो ही जा रही थी। फिर मेरी जेठ जी ने रवि को आवाज दिया और रवि जैसे ही कमरे से आया, मुझे इस तरह से देखकर अचंभित हो गया। इससे पहले कि रवि मुझे जेठ जी को कुछ कहते, मैं ही उनसे बोली, जब आप दवाई खाकर ऊपर गए थे तब रवि ने मेरे साथ गलत करने की सोची, लेकिन मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरे यूं बोलने पर रवि मेरी तरफ घृणा भरी दृष्टि से देखने लगा और इससे पहले कि वह जेठ जी से कुछ कहता, जेठ जी ने उसके गालों पे एक चमेटा जोर से मार दिया और उसे बोला, खबरदार जो मुझे एक भी शब्द निकाले। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। यह दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अब रवि अपने पापा का हाथ पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि पापा मैंने कुछ नहीं किया है, चाची ही मुझसे गलत बातें करती है। मैं एक नजर रवि को भी देख रही थी और अपने इस चाल पर फूले नहीं समा रही थी। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि जेठ जी ने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया था। अब जेठ जी मेरी तरफ देखकर बोले कि बहू मुझे माफ कर देना और मेरे बेटे को भी बच्चा समझकर माफ कर देना। यह बहुत ही नादान है और बहुत ही मासूम है। आज शाम को मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे
और यह कहकर जेठ जी कमरे के अंदर चले गए। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ी रही और रवि भी कमरे में जा चुका था। थोड़ी देर बाद जेठ जी कमरे से बाहर निकले। मैंने देखा कि उन्होंने कपड़े पहन लिए थे। फिर वो मुझसे कहने लगे, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ और उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा। और यह कहकर जेठ जी नीचे चले गए। जैसे ही वो नीचे गए मैं काफी खुश हो गई और फिर मैं रवि के कमरे में पहुंच गई। मैंने उससे कहा, देखा तूने अभी मेरा चलवा, अभी भी वक्त है। देख सीधी तरीके से मेरी बात मान जा और ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना मैं तुम पर फिर से ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी कि तेरे मम्मी पापा तुम्हें धक्का देकर घर से निकाल देंगे। मेरी बात सुनकर रवि डर गया था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जेठ जी ने उनकी बातों पे एक जरा भी विश्वास नहीं किया था। वह अब मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, चाची मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे इस सब चीजों की जानकारी नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस मेरा साथ देना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अब मेरी आंखों में एक चमक आ गई थी। मैंने उसे कहा, जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह बस चुपचाप गर्दन झुकाए हुए खड़ा था और अब मैं इससे पहले उसके साथ कुछ करती कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और फिर मैं जैसे ही पीछे पलटी, मेरे पीछे मेरे जेठ जी खड़े थे। जेठ जी को देखकर मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गई और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, जेठ जी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरे छोटे बच्चे के साथ इस तरह की हरकत कर रही हो। वह तो अच्छा था कि मैंने इस कमरे में मोबाइल छुपा दिया था। अब तुम्हारी सारी हरकतें इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई है और अब पूरे परिवार को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा। मेरे तो होश उड़ गए और मुझे समझ में नहीं आने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा से जेठ जी के पास आई और उनसे कहने लगी, जेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे बच्चे की भविष्य अंधकार में चली जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुमने तो ऐसा पाप किया है जिसकी मेरे पास कोई माफी नहीं है। अब तुम्हारे लिए हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। आने तो मनोज को, मैं सारी बातें बताता हूँ। और अब बिना देर किए हुए जेठ सिंह ने वह वीडियो मेरी मम्मी पापा और मनोज के पास भेज दिए। अब तो सभी लोग मुझे फोन करने लगे और ना जाने मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। अब मैं पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा आए और मुझे लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरी दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है, आप इनका जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा दे, नहीं तो यह पूरी तरह से पागल हो सकती है। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरी पूरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो चुकी थी। अब मैं लाख कोशिश भी कर लूं, लेकिन मैं फिर से अपना वक्त परिवार नहीं पा सकती हूँ। काफी दिनों तक मेरा इलाज चला और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मनोज ने मुझसे तलाक ले लिया और अब मैं बिल्कुल अकेली और तन्हा अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी आप सभी से निवेदन है कि हमें हमेशा अपने मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि जो भी काम मर्यादा में रहकर किया जाता है वही अच्छा होता है। हमारी एक छोटी सी गलती कब हमारी जिंदगी में मुसीबत ले आएगी कोई नहीं बता सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।